मुझे भी। आपने तब तरस खाया होता तो ये दिन नहीं आता। अब हटाओ अपना एक गंदा हाथ मेरे रास्ते से। राशि मानसी को जोरदार धक्का देती है और मानसी फर्श पर गिर पड़ती है। राशि, उसने पोछा लगा तो दिया, अब क्यों मार रही हो उसे? कामिनी की तरफ मुड़ती है और उनकी गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। ज़बान मत चलाओ कामिनी दीदी, ये तमाचा उस दिन के लिए है जब आपने मुझे मेहमानों के सामने काली कलूटी कहकर थप्पड़ मारा था। हिसाब बराबर हुआ। राशि, थोड़ा तो रहम करो। राशि मयंक का कॉलर पकड़कर उसे धक्का देकर सोफे पर गिरा देती है। रहम? मयंक, तुमने रहम किया था जब मैं खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर हंस रहे थे। माँ, ये तो बहुत खतरनाक हो गई है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो हमने इसके साथ किया था, ये एक एक पल का हिसाब हमसे वसूल रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गायत्री। मैंने कहा था कि इसे इतना मत सताओ, लेकिन तुम्हें तो इसे कालू कलूटी कहकर नीचे दिखाने में मजा आता था। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। जब आप इसे कुत्तों की प्लेट में खाना खिला रहे थे तब आपकी अकल कहाँ घास चरने गई थी? और मयंक, तू तो अपनी गर्लफ्रेंड मदिरा के साथ इसे लातों से मारता था। पूरा परिवार एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगता है। सोफे पर बैठी राशि मेज पर रखा कांच का फूलदान जोर से जमीन पर पटकती है। चुप, एकदम चुप। ये जो आप लोगों ने अपना घटिया तमाशा लगा रखा है ना, इसे अभी के अभी बंद करो। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से आपके पाप कम नहीं होंगे। आप सब बराबर के गुनहगार हो। राशि, अब क्या करना है? हम काम करने को तैयार हैं। मयंक, खड़ा हो जाओ और वो हाथ वाला पंखा लेकर आओ। और जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ तो हवा करेगा। और सासू माँ, आप अपनी इन दोनों लाडली बहुओं के साथ मिलकर जाइए और रात के खाने की तैयारी कीजिए। और पिताजी, आप जाइए और बाहर के गार्डन की घास काटिए। मयंक पंखा लेकर राशि के पीछे खड़ा हो जाता है। सुरेश बगीचे की तरफ भागते हैं और तीनों औरतें रसोई में बर्तन मांजने पहुंचती हैं। शाम के समय राशि घर के सभी नौकरों को हॉल में बुलाती है। रामू भैया, रानी दीदी, आज से आप लोग आराम करेंगे और इन नए नौकरों को काम सिखाएंगे। तनख्वाह सबको पूरी मिलेगी, पर काम ये करेंगे। पर बहू, ये लोग? रानी दीदी, ये लोग अब अपनी असली औकात सीखेंगे। जाइए, आप लोग जूस पीजिए और देखिए तमाशा। राशि मेज पर घर की सभी गाड़ियों की चाबियां और बटुए रख लेती है। ससुर, बहुत दिनों से आप रईसों की गाड़ी में घूमे, अब जरा सेहत बनाइए। ये लीजिए थैला और पैदल जाइए बाजार, ताजी सब्जियां लेकर आइए। और याद रहे, बहू, बहुत तेज धूप है और मेरे पैर आपके हैं या पत्थर के? जाइए। और आज से किसी को भी घर का कोई कमरा, यहाँ तक कि बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। बाहर नौकरों वाले कमरे इस्तेमाल करो। राशि, कम से कम रात को तो एसी में सोने दे, बाहर बहुत गर्मी है। गर्मी है तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? जब मुझे स्टोर रूम के चूहों और मच्छरों के साथ बंद किया था तब ये चिंता नहीं हुई थी। राशि की बात सुनकर सभी कामों में लग जाते हैं। शाम को गायत्री पसीने में लथपथ होकर रसोई से खाना बनाकर लाई है। मेज पर राशि के लिए शाही खाना लगा है। खाना बन गया है, अब तो हमें खाने दो। राशि उठती है और दाल के पतीले में एक जग पानी उड़ेल देती है। फिर रोटियां उठाकर पानी के कटोरे में भिगोती है और उन्हें जमीन पर एक टूटी हुई प्लेट में पटक देती है। ये लीजिए, आप सबका खाना तैयार है, खाइए। ये क्या है राशि? ये तो कुत्तों से भी बदतर खाना है। क्या हम ये खाना खाएंगे? कदर? मयंक, इंसान की कदर उसके कर्मों से होती है। तुम्हारी कदर ही इस लायक है। अभी तो तुम सिर्फ भूखे हो, अभी तो मौत की दुआ मांगोगे। अगले दिन सुबह ड्राइंग रूम में सन्नाटा है। किंजल पोछा लगा रही है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। राशि अचानक किंजल के पास पहुंचती है और उसके गाल पर एक करारा तमाचा जड़ देती है। राशि, तूने मुझ पर हाथ उठाया। राशि नहीं, भाभी बोल। ये तमाचा उस दिन के लिए है जब तूने मेहमानों के सामने मुझे काली कलूटी कहकर थप्पड़ मारा था। राशि, ये क्या बदतमीजी है? मेरी बहन पर हाथ उठा रही है तू। राशि झटके से मुड़ती है और मयंक को भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब तुम मुझे बालों से घसीटकर स्टोर रूम में फेंकते थे तब वो तमीज थी? तभी गायत्री रसोई से बाहर आती है। बहू, कम से कम अपने पति पर तो हाथ मत उठा। सासू माँ, आप बड़ी हैं इसीलिए मैं आप पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं। देखिए, फर्श पर अभी भी 2 दाग हैं। आप और ससुर बाल्टी उठाइए और पूरा आंगन फिर से धोइए। और हाँ, काम खत्म होने तक कोई पानी नहीं पिएगा। पर बहू, मेरी पीठ में दर्द है। ससुर, जब मैं भूख में तप रही थी और आपने मुझसे चूल्हे पर रोटियां बनवाई थी तब दर्द याद नहीं आया था? बाल्टी उठाइए और काम पर लग जाइए। कल मेरी सहेलियां आने वाली हैं। पूरा ड्राइंग रूम अच्छे से साफ और सजा हुआ होना चाहिए।
अगले दिन राशि ने अपने कॉलेज की सहेलियों टीना, शैली और ऐश्वर्या को लंच पर बुलाया है। अरे राशि, क्या देख रही हूँ मैं? तुम्हारी सास और जेठानी हमारे लिए खाना परोस रही हैं। हाँ टीना, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सासू माँ, ये सूप थोड़ा ठंडा है, दोबारा गर्म करके लाइए। और कामिनी दीदी, हमारे सैंडल गंदे हो गए, जरा इन्हें पॉलिश कर दीजिए। वाह राशि, जो तुम्हें काली कलूटी कहते थे, आज वो तुम्हारे जूतों की धूल साफ कर रहे। स्ट्रेंज। बेटा, मेहमानों के सामने तो बख्श दे। सासू माँ, अपने मेहमानों के सामने ही मेरी इज्जत नीलाम की थी, आज ये आपकी सजा है। राशि अपने पूरे रायजादा खानदान को नचाया हुआ था। उसी शाम राशि ने शहर के सबसे दूर वाले मशहूर होटल से खाना मंगवाया है। मयंक थका हारा खाना लेकर पहुंचता है। मयंक, इसमें प्याज लहसुन की महक आ रही है, तुम्हें पता नहीं है? मैं आज प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। जाओ, इसे वापस करके और दूसरा लेकर आओ। राशि, वो होटल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं पैदल दोबारा नहीं जा पाऊंगा। पैदल नहीं जाओगे तो भूखे मरोगे। जाओ, अभी के अभी निकलो और बिना प्याज लहसुन वाला खाना लेकर ही घर में कदम रखना। मयंक दोबारा से जाकर राशि के लिए खाना लेकर आता है और पस्त होकर जमीन पर ही ढेर हो जाता है। अगले दिन शाम के समय शहर के सबसे पॉश पार्क में राशि एक बेंच पर महारानी की तरह बैठी है। अरे भाई सुरेश, ये आप क्या कर रहे हैं? और मयंक, तुम पंखा झल रहे हो? क्या करे भाई, अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। अरे विवेक अंकल, देखिए, ये है असली पारिवारिक प्रेम। सासू माँ, जरा पानी लाइए, गला सूख रहा है मेरा। घर लौटकर सब बेहाल है। मयंक गुस्से में चिल्लाता है। ये सब कब तक चलेगा राशि? हमने मान लिया हमने गलत किया, पर ये टॉर्चर कब खत्म होगा? टॉर्चर? मयंक, क्या तुम जानते हो असली टॉर्चर क्या होता है? जाओ, सभी लोग जाकर आज घर के बाहर आंगन में सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। रात का समय है। पूरा परिवार बाहर बरामदे में जमीन पर सो रहे हैं। राशि अपने आलीशान कमरे में अकेली है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो किसी से फोन पर बात कर रही है। बस बेटा, बस कर। इतना प्रतिशोध भी अच्छा नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, उन्हें माफ क्यों नहीं कर देती? कैसे भूल जाऊं पापा, इन लोगों ने आपको झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया और मेरा बच्चा, मैंने अपना होने वाला बच्चा इन लोगों की क्रूरता की वजह से खो दिया। बेटा, आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? जब तक ये लोग घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़कर आपसे और मुझसे माफी नहीं मांगते, इनके मन में कोई पछतावा नहीं है। अगली सुबह काम के बोझ और तनाव की वजह से गायत्री की तबीयत बिगड़ जाती है। वो आंगन में बैठकर लगातार उल्टियां कर रही है। राशि, बेटा देखो, गायत्री की हालत बहुत खराब है। मयंक, जल्दी गाड़ी निकालो। राशि, माँ की जान खतरे में है, प्लीज गाड़ी की चाबी दो और थोड़े पैसे दे दो, हमें उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा। गाड़ी की चाबी, पैसे? मयंक, तुम ही तो कहते थे कि काली कलूटी की परछाई भी मनहूस होती है, तो मेरी चीजें तुम्हारी माँ को कैसे बचा सकती हैं? बेटा, वो मर जाएगी, थोड़ा तो रहम कर, वो तेरी सास है। रहम? ससुर, रहम शब्द आपके मुंह से? काश उस रात आपने भी थोड़ा रहम दिखाया होता। ले जाइए इन्हें, जैसे ले जाना है, पैदल या कंधे पर, यह आपकी मर्जी है। बेबसी में मयंक और सुरेश गायत्री को एक पुराने ठेले पर लेटाते हैं और भरी दोपहरी में अस्पताल की ओर निकलते हैं। राशि बालकनी से ये सब देख रही है। उसी शाम घर में एक सफेद कुर्ते में प्रभाकर और राजेश्वरी अंदर कदम रखते हैं। बस कर बेटा राशि, अब बहुत हो गया। पापा, दादी, आप यहाँ? नहीं पापा, अभी बहुत नहीं हुआ, अभी तो इनके अहंकार की चिता जलना बाकी है। नहीं बेटा, अब बस कर। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया है। आज सुबह जब तूने इन्हें मंदिर में नंगे पैर चक्कर काटने के लिए भेजा था, तो मैं भी वहीं था। मंदिर की पथरीली सीढ़ियों पर मयंक, सुरेश और गायत्री नंगे पैर, खून से सने पैरों के साथ प्रभाकर के पैरों में गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। प्रभाकर भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमने आपको जेल भिजवाया, आपकी बेटी पर जुल्म किए, हमें अपनी करने की सजा मिल रही है। अपनी बेटी से कहिए कि हमें माफ कर दे, हम सुधरना चाहते हैं। मयंक और गायत्री नाक रगड़कर प्रभाकर के पैरों की धूल अपने सिर पर लगाते हैं। माफी? पापा, इनको माफ कर देने से क्या मेरा वो मासूम बच्चा वापस आ जाएगा? बच्चा? अरे कौन सा बच्चा राशि, तुम क्या कह रही हो? वही बच्चा मयंक, जो उस रात मेरी कोख में मर गया था। तुम्हारी माँ ने मुझे जहरीली एक्सपायरी दवा पिलाई और तुमने मेरे पेट पर लात मारी थी। मैं ये सुनते ही मयंक के हाथों से पंखा छूटकर गिर जाता है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला। हे भगवान, मैंने अपने ही कुल की बेल काट दी, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। किंजल, मानसी और कामिनी भी कोने में खड़ी होकर रो रही हैं। प्रभाकर आगे बढ़कर राशि के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा, सजा देने से कोई वापस नहीं आता, अब इन्हें माफ कर दे।
और इस नफरत की आग को बुझा दे। सही कह रही है मेरी बच्ची। प्रभाकर, तू भूल गया वो दिन जब ये लोग हमारे घर मीठी छुरी बनकर आए थे? प्रभाकर भाई, हमें आपकी बेटी का रंग नहीं, उसके संस्कार चाहिए। हमारी रईसी के आगे बस आपकी सादगी मिल जाए तो हमारा घर धन्य हो जाएगा। उस वक्त हमें लगा था कि कितने बड़े लोग हैं, लेकिन असल में ये भेड़ की खाल में भेड़िए थे। इनका मकसद शादी करना नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसकी अरबों की जायदाद पर कब्जा करना था। याद कर, कुछ दिन बाद। राशि, अगर तूने अपने पिता से इन पेपर्स पर साइन नहीं करवाई तुझे हम छोड़ देंगे। मासूम राशि अपने पिता के पास पेपर लेकर जाती है। बेटा, अगर तू कह रही है तो मैं साइन कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हुई, इन लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। प्रभाकर की दवाइयों की फैक्ट्री में इन्होंने खुद नकली और एक्सपायरी दवाइयां रखवाई और पुलिस को फोन कर दिया। अब जा जेल की हवा खा बुड्ढे। अब ये फैक्ट्री भी हमारी और ये काली कलूटी बेटी अब हमारे घर की नौकरानी बनकर रहेगी। मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। पापा, हमने ये क्या कर दिया? हमने अपनी लालच में सब खो दिया। पर बेटी, तुझे ये सब पता कैसे चला? हम तो बर्बाद हो चुके थे। पापा, जिस रात मैं दर्द से तड़प रही थी तभी मैंने स्टडी रूम से ससुर और मयंक की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, मजा आ गया। प्रभाकर की फैक्ट्री में नकली दवाइयां रखवा कर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब सारी प्रॉपर्टी हमारी है। पापा, दादी, मैं इन्हें माफ तो कर दूंगी, पर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। ये प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी सब हमारे नाम होगी। अब मैं अपने पापा और दादी के साथ अपने घर वापस जा रही हूँ। नहीं राशि, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में बिता देंगे। हमें एक मौका दो। राशि अपना बैग उठाकर घर से निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राशि का परिवार बार बार राशि से माफी मांगता है, लेकिन राशि उन्हें माफ करने से मना कर देती है। एक दिन प्रभाकर के घर के बाहर भारी बारिश हो रही है। पूरा रायजादा परिवार हाथ जोड़कर सड़क पर खड़े हैं। राशि, हमें माफ कर दो। हमें ये दौलत नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। हम सच में बदल गए हैं। बेटी, अब इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। कार्मिक हिसाब बराबर हुआ, इन्हें माफ कर दे। बेटी, अब इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। कार्मिक हिसाब बराबर हुआ, इन्हें माफ कर दे। राशि बाहर आती है और मयंक का हाथ पकड़कर उसे उठाती है। सबकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन याद रखना, अब इस घर में हुक्म सिर्फ इंसाफ का चलेगा। वाह, आज तो सच में चमत्कार हो गया। यही काली कलूटी आज इस अमीर ससुराल की असली मालकिन बनकर राज करेगी। मयंक और राशि की दोबारा धूमधाम से शादी होती है और घर में खुशियां लौट आती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, काली कलूटी बहू ने अमीर ससुराल की मालकिन बनकर जिस तरह अपने पिता का बदला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।